किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, छूना है अगर आपको आसमां तो वक्त के साथ हाथ मिलाना होगा। कृषि जगत की नई नई तकनीकों को आपको अपनाना होगा। जी हाँ किसान भाइयों, ये तो आप जानते हैं कि वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है और इस बदलते वक्त में आप पीछे न रह जाएं, इसलिए हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से लेकर आते हैं वो सभी जानकारियां जो कि जरूरी होती हैं। हमेशा की तरह हम आपको दिखाएंगे खबरें खेती की, मंडी भाव होंगे और मौसम के मिजाज से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन इन दिनों कृषि जगत में क्या कुछ नया हुआ है जानने के लिए आइए देखते हैं सबसे पहले खबरें खेती की। NCDEX के कारोबार में बढ़त। इस बार सरकार करेगी 2.8 करोड़ टन गेहूं खरीद। केंद्रीय कृषि मंत्री का यूरोपीय संघ को आम के साथ अन्य सब्जियों के आयात के लिए आग्रह। केन्या में सूखे से भारतीय चाय निर्यातक आशावान और पंजाब ने मक्के के लिए किया विकास बोर्ड गठित। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं पायल रावल। अब खबरें विस्तार से। अप्रैल का महीना नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज के कारोबार के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन रहा। औसतन रोजाना कारोबार में अप्रैल के दौरान पिछले साल के मुकाबले 82.8% का इजाफा हुआ। NCDEX ने पिछले महीने में कारोबार में काफी बढ़त हासिल की है। अप्रैल माह का कारोबार पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 82.8% अधिक रहा। एक्सचेंज के अनुसार अप्रैल 2015 में खड़े सौदे 6,613.70 करोड़ रुपए के रहे और इसमें 2.45% का इजाफा दर्ज किया गया। अप्रैल 2015 में वायदा सौदे के तहत एक्सचेंज के जरिए 75,000 टन जींसों की डिलीवरी की गई। कुछ महीने पहले ही शुरू हुए फॉरवर्ड सौदे के तहत भी करीब 8,000 टन का कारोबार किया जा चुका है। चना, तेल, तिलहन, गंवार और मसालों के कारोबार में भी काफ़ी तेज़ी आई है। कृषि जींसों का कुल कारोबार इस महीने 92,59,789 करोड़ रुपए था, जिसमें चना, गंवार बीज और रिफाइंड सोया तेल इस मंच पर सबसे शानदार प्रदर्शन करने वालों में शामिल रहे। खरीद दिशा निर्देशों में छूट दिए जाने की वजह से केंद्र सरकार को वर्ष 2015-16 फसल विपणन सीजन में 2.6 से 2.8 करोड़ टन गेहूं खरीदने की उम्मीद है। सरकार ने पहले 3,002 करोड़ टन गेहूं किसानों से खरीदने का लक्ष्य रखा था, लेकिन खड़ी फसल में नुकसान की वजह से इसमें दिक्कत आ सकती है। वर्ष 2015-16 फसल विपणन सीजन में भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियां 2.6 से 2.8 करोड़ टन गेहूं की खरीद कर सकती हैं। खाद्य मंत्रालय के अनुसार खड़ी फसल बर्बाद होने की वजह से इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम रहेगी, लेकिन गुणवत्ता नियमों में ढील दिए जाने के बाद से खरीद में तेजी आई है और कुल खरीद का लक्ष्य से नज़दीक पहुंचती नजर आ रही है। अप्रैल से शुरू हुए वर्ष 2015-16 खरीद सत्र के शुरुआती 15 दिनों में नकारात्मक रुख के बाद पिछले एक हफ्ते में तेजी से सुधार देखने को मिल रहा है। विभाग के आंकड़ों के अनुसार 30 अप्रैल 2015 तक FCI और राज्य एजेंसियों ने करीब 1.82 करोड़ टन गेहूं खरीद लिया था, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 1.85 करोड़ टन गेहूं खरीदा गया था। पंजाब में इस साल अब तक कुल 70 लाख टन गेहूं की खरीद हुई, जबकि पिछले साल के मुकाबले 4 लाख टन कम है। दूसरी तरफ हरियाणा में इस बार की गेहूं खरीद पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले अधिक हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने इस्तांबुल में G20 के कृषि मंत्रियों की बैठक के अवसर पर यूरोपीय संघ के कृषि आयुक्त श्री फिल होगन से मुलाकात की व दोनों के हित के मुद्दों पर चर्चा की। श्री सिंह ने भारतीय आम के आयात पर लगे प्रतिबंध हटाने और अन्य सब्जियों के आयात के लिए आग्रह किया। केंद्रीय कृषि मंत्री G20 कृषि मंत्रियों की बैठक के मौके पर यूरोपीय संघ के कृषि आयुक्त से भारतीय आम के आयात पर प्रतिबंध हटाने और जल्दी से जल्दी भारतीय करेला, लौकी, भिंडी आदि सहित अन्य सब्जियों के आयात पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे को हल करने का आग्रह किया। इसके साथ ही कृषि मंत्रियों की बैठक ने कनाडाई समक्ष श्री
रिट्स से भी आपसी मुद्दों की चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने भारत में कम लागत, ऊर्जा के क्षेत्र में कुशल और पारिस्थितिक टिकाऊ कोल्ड चेन प्रौद्योगिकियों के लिए कनाडाई व्यावसायिक उद्यमों की विशेषज्ञता की मांग की और इस क्षेत्र में कनाडा को निवेश के लिए आमंत्रित किया। शीघ्र ही दोनों देशों के बीच सहयोग को आगे ले जाने के लिए संयुक्त कार्य समूह की बैठक रहेगी। केन्या को हो रहा नुकसान भारतीय चाय उद्योग के लिए बड़ा फायदा साबित हो सकता है। निर्यात के लिहाज से पिछला साल काफी निराशाजनक रहा था। फिलहाल दुनिया के बाजार में भारत की चाय केन्या के मुकाबले कहीं बेहतर नजर आ रही है। केन्या दुनिया की सबसे बड़ी काली चाय के निर्यातकों में एक है। केन्या में सूखे से भारतीय चाय का जायका तो बढ़ा ही, साथ ही भारतीय चाय के निर्यात के रास्ते खुल गए। केन्या में सूखे की वजह से चाय की कीमत $3.4 प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई है। इसके उल्टे भारतीय चाय की कीमत 3 से $3.5 प्रति किलोग्राम है। चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से जनवरी 2014-15 के दौरान 274 लाख टन की गिरावट दर्ज की गई है। जनवरी में निर्यात 160 लाख किलोग्राम था। मूल्य के मुताबिक यह 3,114 करोड़ रुपए था। केन्या ही सीधे तौर पर असम सीटीसी से सीधे मुकाबले में है। असम 5 से 5.5 करोड़ किलोग्राम चाय का निर्यात करता है। भारतीय चाय निर्यात को बढ़ावा देने का इससे बड़ा मौका और नहीं हो सकता। कजाकिस्तान, रूस, अमेरिका, चीन, ईरान और चिली ऐसे देश हैं जिनसे ज़्यादातर सीटीसी के बड़े खरीदार हैं। ऐसे में भारतीय चाय निर्यातक अपना दांव आजमा सकते हैं। पंजाब सरकार ने मक्के की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के वास्ते विकास बोर्ड गठित किया है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार पंजाब के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बोर्ड गठित किया गया। राज्य में मक्के की खेती को बढ़ावा देने तथा उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए पंजाब सरकार ने किसानों को प्रोत्साहन दिया और विकास कार्य के लिए विकास बोर्ड गठित किया, जिसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कृषि मंत्री तथा उपाध्यक्ष के साथ 12 अन्य सदस्य शामिल हुए। इसका मुख्य उद्देश्य मक्के की खेती को बढ़ावा देना तथा उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के शोध एवं विकास की गतिविधियों के बीच तालमेल बनाना है। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफ़ी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान भाइयों आप अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होंगे और इससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। इसलिए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल के अधिकतर भागों में गरज के साथ बारिश का अनुमान है। सिक्किम, आसाम, मेघालय व अरुणाचल प्रदेश के सभी भागों में तेज बारिश का अनुमान है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के ज़्यादातर भागों में बादल छाए रहेंगे। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व तमिलनाडु के कई भागों में बादल छाए रहेंगे व कुछ भागों में हल्की बारिश का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के सभी भागों में आसमान बादलों से ढका रहेगा। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि रबी फसलों की कटाई के बाद खाली खेतों की गहरी जुताई कर जमीन को खुला छोड़ दें, ताकि सूर्य की तेज धूप से गर्म होने के कारण इसमें छिपे कीट, अंडे तथा घास के बीज नष्ट हो जाएं। अब एक नज़र कमोडिटी के क्षेत्र से। आज की कमोडिटी में दलहन के क्षेत्र में मूंग, तुअर, उड़द, चना सहित सभी दालों में तेजी का रुख रहा। वहीं खाद्य तेलों में सरसों, सोया, बिनोला तेल भी तेज रहे। बाकी जिन्सों का मिला जुला रुख रहा। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, ये कृषि जगत में बदली हुई नीतियों का ही कमाल है कि आज ग्रामीण भारत में बसने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आय में 19% का इजाफा हुआ है, जो कि शहरों की तुलना में काफी कम है। और यही कारण है कि गांव में संपन्नता लौट रही है। गांव में संपन्नता और लौटे, इसीलिए ग्रामीण भारत में बाजार का भविष्य तलाशने और संवारने के लिए नई दिल्ली में एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें बहुत सारी सरकारी और निजी कंपनियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ग्रामीण भारत में जिस तेजी से विकास हो रहा है और पूंजी का प्रवाह जितनी तेजी से ग्रामीण भारत की ओर मुड़ रहा है, ऐसे में ये स्थापित हो चुका है कि वृद्धि का अगला पड़ाव ग्रामीण भारत ही है। ग्रामीण भारत में लोगों की आय में इजाफा हो रहा है। प्रति व्यक्ति आय में करीब 19% का इजाफा हो रहा है, जो शहरों की तुलना में अधिक है। और इस बाजार में अपनी पकड़ बनाने और ग्रामीण भारत व शहरी भारत के बीच की खाई को पाटने के उद्देश्य से देश भर के मार्केटिंग से संबंधित उद्यमी, नवाचारी, बाजार के जानकार आदि ग्रामीण भारत में बाजार का भविष्य क्या होगा, इस पर मंथन के लिए दिल्ली में 8 से 9 मई तक हुई संगोष्ठी में 2 दिवसीय विचार विमर्श के लिए एकत्र हुए। इस 2 दिवसीय संगोष्ठी में कैसे ग्रामीण और क्यों ग्रामीण विषय पर ध्यान केंद्रित किया गया। काफी समय से बड़ी बड़ी कंपनियां ग्रामीण भारत को ही बाजार का भविष्य मान रही हैं और ग्रामीण भारत के लिए रणनीति क्या हो और क्या संभावनाएं हैं, इसी पर चर्चा रही और अनुभव साझा किए गए। आज के इस कॉन्क्लेव का एक मूल मुद्दा वो भी है कि जितनी ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, हिंदुस्तानी कंपनियां हैं, इनको हम कैसे बताएं कि रूरल जो अपने ग्रामीण कस्टमर हैं उनको कैसे रीच करना है, प्रोडक्ट्स वहाँ कैसे पहुँचाने हैं। सो वो एक काफ़ी सेशंस में है और टेक्नोलॉजी का असर उस पर क्या है, उन मुद्दों पर बात करेंगे। देखिए, हम ऑलरेडी जो है रूरल मार्केटिंग से जुड़ चुके हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि इंडिया पोस्ट जो डिपार्टमेंट पोस्ट का नेटवर्क है वो 1,29,000 पोस्ट ऑफिस जो हैं वो रूरल इंडिया में हैं और बहुत इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर चुकी है कि इसे मॉडर्न नेटवर्क बनाया जाए। इसमें टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, हैंडल डिवाइसेस ला रहे हैं, जिसके थ्रू सर्विस डिलीवरी हो सकती है, क्योंकि हम लोग सब कॉमन मैन को ही सर्विस करते हैं, कस्टमर को सर्विस करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि उनको सारे प्रोडक्ट्स मिलें, सारे सर्विसेज मिलें। सो इसलिए, क्योंकि रूरल बहुत इमर्जिंग मार्केट भी है और बड़ी मार्केट भी है, तो हम फॉर्मली रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन के साथ जुड़ गए हैं ताकि फॉर्मली सब जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या प्रोडक्ट सेलर्स हैं उनको ये बताएं कि ये आपके पास पूरा चैनल थ्रू आउट द कंट्री अवेलेबल है, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। लो कॉस्ट है, रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है और इसके थ्रू आप सारी सर्विसेज डिलीवर कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रिटेल आउटलेट्स हैं ये सारे के सारे। ग्रामीण हाट का पहले मैं आपको बताऊं कि हर 15-20 गांव के लिए एक हाट लगती है और वहाँ पे हर किस्म की चीज़ें मिलती हैं, लेकिन अब वो पुराने ज़माने से हाट चलती हैं। हम क्या कर रहे हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाना, जिससे कि लोगों को मंडी के दाम पता हों, हाट के दाम पता लगें और लोग दूर दूर से आके फिर वहाँ से सामान खरीद सकते हैं। तो उससे जो गांव के लोग हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो वहाँ आके बैठते हैं, तो उनको भी फ़ायदा होगा। और कंपनीज़ जो हैं वो अपने वहाँ पे स्टॉल लगा सकती हैं, तो अपने प्रोडक्ट को हाट में प्रमोट कर सकती हैं, क्योंकि एक एक हाट में 3, 4, 5 हज़ार लोग आते हैं। तो बहुत कम खर्चे पे कंपनीज़ को अच्छी पब्लिसिटी मिल सकती है। जब हम लोग एग्री बिजनेस को नॉलेज बेस बनाएंगे
कि नया तकनीकों से, नया तरीके से फार्म मैकेनाइजेशन करके जो होता है, तो उसमें ज़्यादा लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं आजकल। तो अगर उस टाइप का नॉलेज बेस बनाएंगे एग्रीकल्चर को, और मैकेनाइजेशन यूज़ करके जो खेती में जो ड्रजरी होता है, तो फिज़िकल एफर्ट जो लगता है, उसको अगर कम कर पाएंगे तो ज़रूर इंटरेस्ट रखेंगे, और इनकम अगर बढ़ता है तो यहाँ भी काम कर सकते हैं। जैसा पढ़े लिख करके वापस खेती में जाने का चांसेस भी ज़्यादा है। और ये चीज़ अगर नहीं करेंगे तो ग्रामीण युवकों भी ऐसा सोचेंगे भी चलो हम लोग भी सिटी चले जाएंगे, टाउन चले जाएंगे, वहाँ जैसा भी इनकम होगा, तो वहाँ इतना अभी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक नहीं है, तो इसलिए वो कॉन्क्लेव का इससे फ़ायदा हो सकता है। हमारा देश 6 लाख से भी अधिक गाँवों वाला एक देश है, और इसमें 70% हमारे देश की आबादी रहती है। तो इस आबादी को अगर आप देखें, इसमें से अधिकतर किसान हैं, और इन किसानों में भी 60 से 65% ऐसे लोग हैं जिनके पास 5 एकड़ से कम ज़मीन है या फिर भूमिहीन किसान हैं। तो हमारे इन कॉन्क्लेव में जो आप देखते हैं, इसमें 2 तरह के लोग आते हैं। एक जो शहर में सामान बना के ग्रामीण जीवन को बेचना चाहते हैं, और जो ग्रामीण सामान को लेके शहरों में लाना चाहते हैं। दोनों तरह के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। देश की जानी मानी कंपनियों के मार्केटिंग अधिकारियों के साथ कई रणनीतिकार भी संगोष्ठी में मौजूद थे। खास तौर से गांव और ग्रामीणों की आवश्यकताओं को समझने वाले कई जानकारों ने अपनी बात रखी। अभी का मार्केट बात करेंगे, 50% रूरल पॉपुलेशन इज लेसर देन 25 ईयर्स। सो सब लोग यंग पॉपुलेशन है रूरल मार्केट्स में। सो ये लोग अभी डिसाइड करता है अभी क्या यूज़ करना है। वो भी वेल कनेक्टेड है बाहर का लोग के बारे में, वो टेलीफोन है उनके पास, वो टीवी भी देख रहे हैं। सो बाहर का चीज़ शहर का लोग क्या कंज्यूम करेंगे, वो इनको कंज्यूम करने का इच्छा है, बट इट्स नॉट अवेलेबल देयर। सो हमारा काम है ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना। ये एक बहुत ही अपने आप में अनोखा प्रोग्राम है, और जिससे कंपनियों को भारत में ग्रामीण जीवन में किस तरह से बिज़नेस करना चाहिए, किस तरह से उनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए, इसके बारे में बातचीत हुई। इससे सभी कंपनियों का मंतव्य और सभी कंपनियों का जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होता है वो एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर किया, जिससे कि काफ़ी लोगों का ज्ञान बढ़ा और इसमें सभी को फ़ायदा होगा। जैसे भारत का 75% से ज़्यादा लोग ग्रामीण जीवन में रहते हैं, वहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही ज़रूरी है, और जैसे बड़ी कंपनियाँ वहाँ जाएंगी और ज़्यादा बिज़नेस करेंगी, वैसे वैसे वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी इस बिज़नेस से जुड़ेंगे, और उन्हें अपनी इकोनॉमी ऊपर करने का और उनको रोज़गार मिलने का भी शक्यता ज़्यादा बढ़ जाएगी। बहुत सारी एक्टिविटीज़ जैसे कि लॉजिस्टिक्स, लोकल काउंसलिंग, लोकल कॉन्टैक्ट्स और जो लोकल परसुएशन होता है, इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें लोकल लोग उनकी भाषा के ज़रिए, उनके रीति रिवाजों के ज़रिए एक अच्छी तरह से इन कंपनियों के साथ जुड़ सकेंगे, और उन्हें भी रोज़गार मिलने की ज़्यादा उम्मीद बनेगी। रोज़गार के हिसाब से बहुत बड़ी संभावना है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आज मान लीजिए हम जो भी खेत में हम अनाज पैदा करते हैं या सब्जियाँ, फल जो भी हम पैदा करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे कंज्यूमर तक, हमारे जिसको चाहिए वहाँ तक पहुँचने में वो नष्ट हो जाता है, चाहे वो कीड़ों की वजह से हो या वो सड़ जाए या ख़राब हो जाता है। सो क्या वो नुकसान किसका होता है? वो नुकसान किसान का होता है। तो अगर मैं कुछ इस प्रकार का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकूं कि वो जो खेत से जो चीज़ मैंने पैदावार की है और कंज्यूमर तक वो पहुंचने के बीच में जो ये लॉस है वो मैं बचा सकूं, तो उसके लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमको उसके लिए बहुत सारी बुनियादी सुविधाएं चाहिए। तो ये बुनियादी सुविधाएं बनाना या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये सब काम कौन करेगा? ये वही लोग करेंगे जो, इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? जो लोग गाँव में रह रहे हैं या उस परिवेश में रह रहे हैं। तो नतीजा क्या होता है? रोज़गार बढ़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए मैंने खेत में से सब्ज़ी मैंने प्रोड्यूस करी और उसकी शेल्फ़ लाइफ है। स्ट्रॉबेरी का एग्ज़ाम्पल लीजिए, कोई भी इस तरह का आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। अगर वो उस शेल्फ़ लाइफ में या जब तक वो ख़राब ना हो तब तक वो कंज्यूमर तक पहुँचे और उसको कंज्यूम ना कर ले, अगर मैं किसी प्रकार से इस अवधि को बढ़ा सकूँ तो मेरी वेस्टेज कम हो जाएगी। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? उसके लिए मुझे कोल्ड स्टोरेज चाहिए, शायद उसके लिए मुझे रोड चाहिए जो गांव से कोल्ड स्टोरेज या जो भी पास की मंडी है वहाँ तक एक अच्छी सड़क हो।
उसके लिए मुझे बिजली चाहिए, कोल्ड स्टोरेज चलाने के लिए मंडी में बिजली चाहिए, उसके लिए मुझे बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें अपने आप बननी शुरू हो जाती हैं जब हम उस दिशा में सोचना शुरू कर देते हैं। और ये सब कौन करेगा? वो वही लोग करेंगे जो उस आसपास के इलाके में रह रहे हैं। तो रोजगार बिल्कुल बढ़ता है। ग्रामीण भारत और शहरी भारत के बीच में डिजिटल खाई भी अब कुछ कम गहरी होती जा रही है। गांव में लोग सूचना प्रौद्योगिकी का पूरा लाभ ले रहे हैं और ई कॉमर्स ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपने पैर पसारने लगा है। ग्रामीण क्षेत्रों की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास विभिन्न तबकों के लोग हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जिनके पास ज़मीन है, पैसा है, मीडिया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो मध्यम वर्ग में आते हैं और एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है। लेकिन एक मार्केटिंग कंपनी होने के नाते हम इन सबको अपना सामान बेचते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमारा सामान इन तक कैसे पहुँचे और इस सामान के बारे में जो हम सूचना देना चाहते हैं, जो विज्ञापन देना चाहते हैं, वो वहाँ तक कैसे पहुँचे। ये ज़रूरी नहीं कि ये किसी साबुन या शैम्पू की ही बात हो रही हो। इतना कुछ करा जाता है, जैसे स्वास्थ्य के लिए हमारी कुछ सेवाएं हैं, जैसे इंश्योरेंस के लिए, बीमा के लिए हमारी कुछ सेवाएं हैं। हमें कृषकों से बात करनी होती है, तो वो कौन से ऐसे चैनल हैं जिनके साथ हम इनसे बातचीत कर सकते हैं। तो हमारा ये एसोसिएशन अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं, देश से विदेश से, और हम लोग इस पे परिचर्चा करते हैं कि कौन सा तरीका अच्छा था, किस तरीके से हम उन लोगों से बात किया, किस में कैसे रिजल्ट्स मिले हमको, क्या हम अपनी बात कह पाए, क्या उनका उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया थी या उनको समझ नहीं आई। अब आप किसानों की बात कोई अगर ले लें तो हमें अब आज ये भी उनको बताना है कि अगर वो एक तरह का पंप यूज़ करते हैं तो आज यहाँ पे एक लोग सज्जन आए हुए हैं जो कि बता रहे हैं कि आप पंप इंटरनेट के द्वारा मंगवा सकते हैं अपने घर पे, जबकि हम दुकान पे जाके ख़रीदते थे। तो इस तरह की जब सेवाएं आएंगी तो हम उनसे कैसे बात करेंगे, किस तरह से बात करेंगे, इस तरह की परिचर्चा यहाँ पर होती है। रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया में वो लोग हैं जो विज्ञापन बनाते हैं, जो ग्रामीण लोगों के लिए उत्पादन बनाते हैं, जो उनकी सेवाओं को लगाते हैं। देखिए, आज हमने यहाँ जो भारत की सर्वश्रेष्ठ कंपनियाँ हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल से है, एफएमसीजी है, एक तो उनको यहाँ इकट्ठा किया है, और वो प्रैक्टिशनर्स सोशल सेक्टर से आए हैं जो यहाँ एक रूफ के अंदर, एक छत के अंदर आए हैं और आपस में एक्सचेंज करें कि हम क्या पॉसिबिलिटीज़ है इस मार्केट को कैटर करने के लिए। इससे अगर कंपनी का काम बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली रोज़गार बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, वहाँ युवकों को रोज़गार बेटर मिलेगा। प्लस कंपनीज़ सिर्फ बेचने के लिए इंटेंट से नहीं आते हैं वहाँ कंपनीज़ ये भी करते हैं कि वो एक सोशल प्रोग्राम्स करते हैं जिसमें विन विन बन जाता है। विन का मतलब ये है कि जो गांव वाले के लिए भी फ़ायदेमंद है और कंपनी के लिए भी फ़ायदेमंद है। जैसे हेल्थ के इशू पर वो उनको नॉलेज देते हैं, एजुकेशन साइड में नॉलेज देते हैं, और उस प्रोसेस में वो अपने ब्रांड को भी बढ़ाते हैं वहाँ। सो वो एक पॉसिबिलिटी है। आज गाँव की ओर पूंजी प्रवाह मुड़ रहा है। देश में समावेशी विकास का सपना साकार हो रहा है। गांव जाग रहे हैं। नई प्रौद्योगिकियों और ग्रामीण उन्मुख नीतियों के कंधे पर गांव तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ग्रामीण आय में हो रहा इजाफा एक नए बाजार को जन्म दे रहा है। अब अधिकतर कंपनियां भी ग्रामीण आवश्यकताओं के अनुसार अपने उत्पाद तैयार कर रही है। आज गांव सिर्फ उत्पादन का आधार नहीं, बल्कि उपभोग का भी प्रमुख बाजार बन गए हैं। ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक शुभ संकेत है। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन.dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन.dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन.dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन.dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।
तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। हमें उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कल के कार्यक्रम की रूपरेखा आपको बता दें कि खबरें खेती की, मंडी भाव और मौसम का मिजाज तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ आपको जानकारी देंगे पशुधन बीमा के बारे में। तो देखना ना भूलिएगा हमारा कल का कार्यक्रम कृषि दर्शन। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।